गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज की इस क्लास में हम लोग बेसिकली हाइड्रोजन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं और किस तरह आपको उसको आंसर करना है। एक आध कोई टॉपिक ऐसा भी है जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है, लाइक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का वॉल्यूम स्ट्रेंथ मैंने समझाया था, तो उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल पुट करने की कोशिश करूँगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हुए आप इस बात को जरूर ध्यान रखें कि आपको चैप्टर एंड के बाद एनसीईआरटी का कंप्लीट पैकेज जो क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में गिवन है उसको पूरी तरह से सॉल्व करके देखना है। और आज के मैं अपने इस लेक्चर में उन्हीं क्वेश्चंस को इंक्लूड कर रहा हूँ जो मुझे लगता है कि जहाँ कुछ बच्चे डिफिकल्टी फेस कर सकते हैं और हमें उसे यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए। तो वन बाय वन मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की सीरीज लेके आऊँगा। जैसे एक अभी पीछे लिखा हुआ है मैंने, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, 3-4 क्वेश्चंस थे जहां से अलग अलग मैंने उठा के ये लिखा है। तो सी सबसे पहला यही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इन रिएक्शंस में रिएक्टेंट गिवन है और आपको प्रेडिक्ट करना है कि प्रोडक्ट क्या होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेड सल्फाइड हमारे पास यहां गिवन है और ये H2O2। H2O2 का कैरेक्टर हमने पढ़ा है कि वो एक ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, वो एसिड की तरह से भी एक्ट कर सकता है। तो एसिड की तरह से तो वो तब एक्ट करेगा जब आप यहां पे कोई बेस डालें, तो यहां कोई बेस नहीं डाला हुआ हमने, रिजल्टिंग एसिड बेस की तरह से एक्ट नहीं करेगा। हाँ, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से वो एक्ट कर सकता था। वो यही देखना होगा कि ये स्पीसीज किस कैरेक्टर के लिए जानी जाती है। तो यहां पे आप देखेंगे लेड के ऊपर +2 चार्ज है और सल्फर के ऊपर -2। बहुत जल्दी हम ये बात पढ़ पाएंगे कि लेड +2 और +4 दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, जिसमें उसकी +2 ही ज्यादा स्टेबल है। आप कहेंगे सर हमने तो नहीं पढ़ा हुआ था ये, फिर हम कैसे पता करेंगे कि लेड की +2 ज्यादा स्टेबल है। तो ये तो क्वेश्चन की प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन हमारे सामने पहले आ गया है और टॉपिक बाद में आ रहा है। तो हम लोग उस टॉपिक को कि उसकी +4 स्टेबल क्यों नहीं है वो आज यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते। बस अभी ध्यान रखना है, और मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि क्वेश्चंस को पढ़ें, जिन क्वेश्चंस पे डाउट लग रहा है उसको मार्क करके अपने पास रखें। अभी सॉल्व हो पाएगा या आगे हो पाएगा, आपको फाइनली सॉल्व तो करना ही है, इसलिए ध्यान रखना है। सो लेड +2 यहाँ पे कुछ चेंज शो नहीं करेगा, सल्फर -2 जो है वो अपने अंदर चेंज करेगा। और सल्फर -2 ग्रुप 16 का अगर आप जाके रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ें तो -2 से लेके और +6 तक का ऑक्सीडेशन स्टेट्स बताया था। -2 मिनिमम है, ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाएगा, ये ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन करेगा मींस रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से एक्ट करेगा। तो ये जब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से एक्ट करेगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से H2O2 का एक्ट करना मींस वाटर प्लस ऑक्सीजन बनाना, ऑक्सीजन को रिलीज करना, -1 से -2 बनाना, रिडक्शन करना। मतलब PbS जब H2O2 से रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा वाटर प्लस, अब सल्फर का ऑक्सीडेशन होना है, सल्फर का ऑक्सीडेशन होना है तो वो -2 से बड़ी स्टेट पे कहीं जाना है। मैं यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड लिख सकता था, लेकिन वाटर से ये रिएक्शन कर जाता है, सल्फेट बना लेता है। फाइनली आप यहाँ पे लिखेंगे कि वो लेड सल्फेट में बदल गया। स्टेप्स में टुकड़ों में कई रिएक्शन दिखा सकता हूं, लाइक मैं से दिखा सकता था कि ये S2 नेगेटिव SO4 2 नेगेटिव में बदल जाएगा या SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, वो वाटर के साथ रिएक्शन करके SO4 2 नेगेटिव बन जाएगा और वो सल्फेट आयन इस लेड आयन के साथ सोल्ट लाइक फॉर्मेशन करके एग्जिस्ट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखें, MnO4 नेगेटिव एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास, MnO4 नेगेटिव। Mn यहां +7 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और ये इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। फिर एक समस्या के साथ है ये कि हमें नहीं पता जी कि MnO4 नेगेटिव की +7 होती है, हम कैसे याद रखेंगे, हमें तो नहीं पता कि वो एक अच्छा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सब समस्याएं हैं और क्योंकि समस्याएं हैं इसीलिए आपके सामने बोर्ड पे प्रिंटेड हैं।
अदरवाइज तो टॉपिक पूरे हो चुके थे, बुक में कहीं इसका स्पेशल जिक्र नहीं आता कि KMnO4 क्या है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये बातें याद रखनी है कि MnO4 नेगेटिव एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से एक्ट करेगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से एक्ट करेगा, मींस इसका निकलेगा आपके सामने ऑक्सीजन H2O2 -1 से 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, और MnO4 नेगेटिव वो Mn2+ में बदलेगा। रेडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर याद कर लीजिएगा, जहां पे आपको बताया गया था कि एसिडिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव Mn2+ में बदलता है, और बेसिक मीडियम में MnO2 में बदलता है, और वाटर के अंदर भी वो MnO2 में बदलता है। ये सब बातें रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर हालांकि बताई गई थी, लेकिन हाइड्रोजन के चैप्टर में हमें यूज करनी है। ये हमारी वो कंप्लीट रिएक्शन होगी। बाद में आप इसको एसिडिक मीडियम के अंदर बैलेंस करके अपने फाइनल आंसर को रिपोर्ट कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर वाटर डाला जा रहा है। कैल्शियम एक मेटल है, और मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, और बेसिक ऑक्साइड्स को जब वाटर में डाला जाता है तो वो बेस फॉर्म करते हैं। ये आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना के देगा। ये सिंपल सी बात याद रखें, एसिडिक ऑक्साइड वाटर में एसिड बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड वाटर में डाले जाने पे बेस बनाते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना सकता है। न्यूट्रल ऑक्साइड एसिड या बेस किसी के साथ भी रिएक्शन शो नहीं करता। 4 तरह के ऑक्साइड्स आप लोगों को 10th क्लास में भी बताए जाते रहे होंगे। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, AlCl3 विद वाटर। ये कैसी रिएक्शन है? एल्यूमिनियम क्लोराइड को अगर हम कीनली ऑब्जर्व करें तो हमारे पास यहां पे ये एक वैकेंट ऑर्बिटल पोजेसिंग बॉडी है। आप हाइब्रिडाइजेशन में जाके देख लीजिए, चाहे इस बात को, या किसी भी और तरीके से आप पता करें। लाइक एल्यूमिनियम कुछ ऐसा रहता है, 3s2 3p1 होता था, एक्साइटेड स्टेट में s का इलेक्ट्रॉन जंप करके p में चला जाता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है। एक वैकेंट ऑर्बिटल एल्यूमिनियम के पास रहेगी। अब जब आप इसके अंदर वाटर डाल रहे हैं, बहुत ध्यान से समझने के पॉइंट है ये, जब आप इसके अंदर वाटर डाल रहे हैं तो ये वाटर अपने लोन पेयर्स के साथ इसकी खाली ऑर्बिटल में अटैक कर लेता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। तो देखते हैं हम किस तरह से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ये दोनों हटा देता हूं मैं यहां से, और सिर्फ इस अभी एक रिएक्शन पे फोकस कर रहे हैं। ये क्या करेगा? ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर्स के साथ इसकी खाली ऑर्बिटल्स पे अटैक करके जस्ट एसिड बेस टाइप का काम हो रहा है, जहां एल्यूमिनियम के साथ 3 Cl तो पहले से लगे हुए हैं। ये एक ऑक्सीजन बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से O पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। 2 बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन, तीसरा बॉन्ड लोन पेयर डोनेशन से बनाया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया। ये डेफिशिएंट जरूर था, लेकिन इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। तो जब ऑक्सीजन अपना पेयर इसको ट्रांसफर करेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज। ये कुछ बातें आने वाले टाइम में भी हम बताते रहेंगे कि जो अपनी वैलेंसी है उसकी नॉर्मल, हमें 9-10 तक बताया जाता था वैलेंसी कैलकुलेट करना, तो उसके हिसाब से आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है। तो अगर वो अपनी वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बना रहा होगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बढ़ा रही है, मींस वैलेंसी बढ़ा रही है, तो उस केस में उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये डेफिशिएंट बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बढ़ा रही है तो इसके ऊपर नेगेटिव, और ये रिच बॉडी जिसके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट थे वो अगर अपने बॉन्ड बढ़ा रही है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स की फॉर्म में आपको रट्टा मार के याद रखने वाली बातें रहेंगी। अब इस ऑक्सीजन पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए इस पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है। रिजल्टिंग ये बन जाएगा Al OH, H+ यहां से बाहर हो गया, और बाकी लगे हुए हैं 3 Cl, और एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब कोई भी बॉडी हो, जैसे O को दिक्कत थी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखना चाहता था, ऐसे ही Al को दिक्कत है, वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं रखना चाहता। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, बॉन्ड बनाना चाहता था लेकिन चार्ज नहीं रखना चाहता।
तो उस चार्ज को रिमूव करने के लिए वो यहां से एक Cl को आउट कर देता है विद पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Cl नेगेटिव आउट हो गया, देखो यहां से H प्लस आउट हुआ, यहां से Cl नेगेटिव आउट हुआ, रिजल्टिंग आपके पास जो बॉडी बन रही है वो बन रही है AlOH Cl और Cl। एल्यूमिनियम के पास फिर खाली ऑर्बिटल होगी, एक बार फिर वाटर आके इसके ऊपर अटैक करेगा, सारा का सारा प्रोसेस यूं का यूं रिपीट होगा। फाइनली अल्टीमेटली आपके पास क्या होगा, यहां एल्यूमिनियम के पास तीनों Cl हटके OH लग चुके होंगे और 3 Cl वाटर के 3 H के साथ 3 HCl बना चुके होंगे। इस तरह से ये आपका प्रोडिक्शन होगा प्रोडक्ट का। बहुत ही अजीब रिएक्शन, आज तक अभी तक की पूरी 11th की केमिस्ट्री में हम इस तरह के रिएक्शन से कभी नहीं मिले कि हाँ ऐसा भी कुछ होता होगा, लेकिन आज शुरुआत हुई है। हालांकि ये प्रॉपर चैप्टर नहीं था जहां पे हम इस कहानी को डिस्कस करें। हमारे सामने पी ब्लॉक एलिमेंट में इस रिएक्शन का डिटेल डिस्क्रिप्शन अलग अलग एग्जांपल्स के साथ आएगा, तो वहां आपको मैं दोबारा एक टॉपिक के साथ समझाऊंगा इसको, सोल्यूबिलिटी ऑफ हैलाइड्स इन वाटर। तो वहां पे हम डिटेल में इसको समझ पाएंगे। आज अगर आप चाहें तो खाली क्रैम करके भी आगे बढ़ जाइएगा। थोड़ा बहुत मैंने आइडिया दे दिया है कि किस तरह से AlCl3 वाटर के साथ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और HCl बनाता होगा। अगले क्वेश्चन को देखें। कैल्शियम नाइट्राइड लिया है, वाटर के साथ रिएक्शन है। नाइट्राइड्स एक स्पेशल टाइप ऑफ द कंपाउंड्स होते हैं जिसमें नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज रहता है। ऑब्वियसली 3 नेगेटिव है इस केस में। कैल्शियम नाइट्राइड ये आयनिक कंपाउंड रहता है, बहुत आयनिक तो नहीं कहूंगा, कोवेलेंट कैरेक्टर काफी होता है, बट स्टिल मेजर आयनिक कैरेक्टर ही इसके अंदर पाए गए हैं। तो ये कैल्शियम नाइट्राइड था हमारे पास, 3 कैल्शियम के आयंस और 2 नाइट्राइड के आयंस। हमने इसके अंदर वाटर डाला है, वाटर जो कि एक H पॉजिटिव OH नेगेटिव हैविंग स्पीसीज है। ये नाइट्राइड्स के N नेगेटिव H प्लस पे अटैक करते हैं और हाइड्रोक्साइड कैल्शियम के पास चला जाता है। फाइनली प्रोडक्ट में आपके पास N के ऊपर 3 नेगेटिव है तो वो 3 H प्लस को लेगा, यानी कि अमोनिया बनेगा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव है तो वो 2 हाइड्रोक्साइड्स को लेगा। मतलब आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है, ध्यान दें, एक अमोनिया बन रहा है और एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। रट्टा मारने के लिए भी एक बात याद दिला देता हूं आप लोगों को कि जितने भी नाइट्राइड बनते हैं, जैसे मैं कुछ एग्जांपल के लिए यहां पे लिखूं तो लिथियम नाइट्राइड है हमारे पास Li3n, मैग्नीशियम नाइट्राइड है हमारे पास Mg3n2, एल्यूमिनियम नाइट्राइड है Aln, या ये आपके सामने कैल्शियम नाइट्राइड था। सभी नाइट्राइड वाटर के अंदर एडिशन किए जाने पे अमोनिया गैस देते हैं और उस पर्टिकुलर एलिमेंट का हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जैसे कि मैंने ये दिखा रखा है आपको, अमोनिया प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अगली रिएक्शन को देखते हैं। फ्लोरीन प्लस वाटर, ये क्या होगा और इसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से एक्ट करेगा, ये पर्टिकुलरली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हमारा। F2 प्लस वाटर क्या रिएक्शन होगा और कौन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से एक्ट करेगा। देखिए फ्लोरीन को जब वाटर के अंदर डाला जाता है तो ये लो टेम्परेचर पे HF प्लस HOF बनाता है। ये है हाइड्रोजन फ्लोराइड या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कह सकता हूं मैं इसको, और ये है हाइपोफ्लोरस एसिड, हाइपोफ्लोरस एसिड। ये हाइपोफ्लोरस एसिड बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है और इमीडिएटली ये डिसोसिएट हो जाता है HF प्लस O2 में। यानी कि फाइनली अगर मैं रिएक्शन देखूं तो वो रिएक्शन कुछ ऐसी है, 2HF प्लस हाफ O2 आएगा। बैलेंसिंग पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। तो ये आपका 2HF प्लस हाफ O2 हो गया, जिसमें आप देख रहे हैं फ्लोरीन 0 से -1 रिडक्शन कर रहा है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से एक्ट करेगा, और ये -2 से 0 ऑक्सीडेशन कर रहा है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से एक्ट करेगा। मतलब वाटर यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से बिहेव कर रहा है और फ्लोरीन यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से बिहेव करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाइड्रोजन का रिएक्शन करना है क्लोरीन के साथ, बहुत ही आसान है। हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल्स हैं और हाइड्रोजन सभी रिएक्टिव नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन कर सकता है। और हाइड्रोजन एक ऐसी बॉडी बताई जो मेटल्स के साथ भी रिएक्शन करता है, सोडियम हाइड्राइड बना देगा। हाइड्रोजन CuO के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जो थोड़ी कम रिएक्टिव मेटल हैं, आई शुड से कॉपर है या मरकरी है, तो उनके साथ, इवन जिंक भी, तो वो हालांकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स में तो ये काम नहीं हो पाएगा। बट मॉडरेट या लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स जो हैं वहां पे हाइड्रोजन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी एक्ट कर सकता है। मतलब यहां से ऑक्सीजन को रिमूव करके कॉपर का वो रिडक्शन भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस 2 रिएक्शंस हैं, फिर उसके बाद मैं आपसे पूछ के फाइनल आगे बढ़ूंगा। कोई डाउट आपको लग रहा होगा किसी पॉइंट पे, तो ये बहुत ही आसान रिएक्शन एक पूछ रखी है। ये कुछ अलग नहीं है, M और N जो वर्ड लिखे हुए हैं, ये जस्ट कुछ भी एक नंबर हो सकता है। 1 1 होंगे तो MO लिख देंगे, 2 1 होंगे तो M2O लिख देंगे, 1 2 होंगे तो MO2 लिख देंगे, बस जस्ट वैसा कुछ बोला गया है। तो हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से एक्ट करेगा, यहाँ ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा, वाटर बना देगा, और आपके पास वो मेटल M आउट हो जाएगा। यहाँ पे आपका N नंबर ऑफ H2O निकल जाएगा, ये N नंबर ऑफ H2 से रिएक्शन करेगा, और जस्ट इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर दें कि हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से एक्ट करेगा। ये एक और रट्टा मारने वाली रिएक्शन है, CO प्लस H2 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हीट किया गया है। कोई सिर पैर नहीं लगाना आपको, यहाँ पे क्रैम्ड होगा तभी आप जवाब दे पाएंगे। किसी तरह से सोचते रहें, अपने दिमाग में उधेड़ बुन में लगे रहें, आप इसका जवाब फ्रेम नहीं कर पाएंगे। मैं इसीलिए बता रहा हूँ NCERT के अंदर लिखे क्वेश्चंस पे जरूर काम करें। तो बताएं मुझे आप, अगर किसी भी रिएक्शन पे कोई डाउट लगा है और मुझे रिपीट करना चाहिए, अदरवाइज हम मूव करेंगे अपने इसी पर्टिकुलर सेगमेंट पे फर्दर आगे। कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास यहाँ, मैं डायरेक्टली NCERT के उस पैकेज को उठा के 1 by 1 जो क्वेश्चंस मुझे लग रहा है मैं आपसे शेयर करता जाऊंगा। जैसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वुड यू एक्सपेक्ट हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन हैव lowest boiling and melting point in their respective other member of hydrides। इसका मतलब समझे, वो कह रहे हैं कि ग्रुप 15 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी ये मेंबर हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम ये मेंबर्स हैं। यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये मेंबर्स हैं। इन सब ने हाइड्राइड बनाए हुए हैं। इसने ये हाइड्राइड बनाए हुए हैं, इन्होंने ये हाइड्राइड बनाए हुए हैं, इन्होंने ये हाइड्राइड बनाए हुए हैं। तो ये पूछ रहे हैं आपसे कि क्या इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अपने ग्रुप के अंदर मिनिमम रहेगा या मैक्सिमम रहेगा, उसका सुटेबल रीजन बताना है। तो मैं इस पर्टिकुलर ग्रुप से आपकी इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर ये 4 मॉलिक्यूल हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। कोवेलेंट कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फोर्सेस डिसाइड करेंगे उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को। जितने स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं उतना ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है।
हमारे सामने चारों पोलर मॉलिक्यूल हैं, ये चारों पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, और पोलर मॉलिक्यूल्स में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है। किसी एक पोलर मॉलिक्यूल का एक पोल दूसरे मॉलिक्यूलर के दूसरे पोल के साथ जो अट्रैक्शन दिखा रहा है, जैसे ये HCl था, ये HCl था, दोनों पोलर मॉलिक्यूल थे, इसका पॉजिटिव पोल और इसका नेगेटिव पोल एक दूसरे के साथ जो अट्रैक्शन दिखाता है उसी को बोलते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। इन सभी में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, बट रिकॉल करें HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। HF के अंदर इसी बॉन्ड का नाम हाइड्रोजन बॉन्ड है, और हाइड्रोजन बॉन्ड वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में आता है, रिजल्टिंग आप इन तीन को एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पोजेसिंग रखेंगे, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, और इसको एक डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देंगे जो स्पेशल कैटेगरी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन जिन भी मॉलिक्यूल्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, वो जितना बड़ा मॉलिक्यूल का साइज होता है उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फोर्सेस साइज पे डिपेंडेंट होते हैं। तो इन तीनों में साइज इसका सबसे बड़ा है HI का, तो यानी कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट HI का सबसे ज्यादा होगा, देन इट विल बी HBr एंड देन इट विल बी HCl। HF साइज में सबसे छोटा था, बट एक्सेप्शनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से वो टॉप पे एग्जिस्ट करता है, यानी कि जो पैटर्न होगा उसमें HF का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट रहेगा एज कंपेयर टू HI, HBr एंड HCl। सेम ये सिचुएशन यहां पे आएगी, ये सब पोलर हैं, और पोलर हैं तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन शो करेंगे, तो इसका सबसे ज्यादा, इसका उससे कम, इसका उससे भी कम, लेकिन इसका एक्सेप्शनली सबसे ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और यही बात यहां पे है कि इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से ये एक्सेप्शनली हाईएस्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पोजेसिंग रहेंगे अपनी इस पूरी फैमिली के अंदर। एक क्वेश्चन पूछा गया है और हमसे यहाँ पे फॉस्फोरस को ही लेके कि अगर आप फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो फॉस्फोरस 3s2 3p3 ये पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, 3s 3p, और उसके पास 3d ऑर्बिटल्स भी होती हैं। अगर मैं 5 बॉन्ड बनाना चाहूं फॉस्फोरस के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, pf5 हम लोगों ने पढ़ा है, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके आगे चला जाता है और 5 बॉन्ड बना सकता है, मींस pf5 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन अगर मैं pH5 बनाना चाहूं तो pH5 एग्जिस्ट नहीं करता। वाई? देखिए, जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन का तरीका होता है ये एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज परफॉर्म कर सकती हैं। हाइड्रोजन जैसा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या स्लाइट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, किसी भी केस में नहीं कर सकता। एक इस कहानी को दूसरे तरीके से मैं अगर समझाऊं आपको, तो मेरे पास P पड़ा हुआ है, उसको मैं P+5 में बनाना चाहूं अगर, तो इसके लिए कोई पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, फ्लोरीन जैसा, जो इसका P से P+5 में कन्वर्जन कर पाए। एक लेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक हाइड्रोजन, वो ये काम कतई नहीं कर सकता कि उसके इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीडाइज करा दे, उसको आगे की तरफ शिफ्ट करा दे। अब इसको किस लैंग्वेज पे आपको याद रखना है, बेटर है आप ये याद रख लें, आसान भाषा रहेगी, कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को जंप कराते हैं, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को जंप नहीं करा पाते। हालांकि ये बात हर जगह पे सच नहीं होती, क्योंकि उसको अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से एक्ट करना है तो दूसरे को रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से भी एक्ट करना होता है। अगर आप कार्बन की कहानी देखें, जहां हमारे पास कार्बन इस पर्टिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है 2s2p, और हम जब हाइड्रोजन इसके पास लेके जाते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो वही हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को जंप करवाता है। बट ये प्रॉब्लम कार्बन के साथ नहीं, कई और जगह भी ऐसी दिख सकती हैं जहां पे सेकंड पीरियड के मेंबर्स में आपको, जहां पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जंप करवा पाए, लाइक बोरोन के केस में भी आप ऐसा देख सकते हैं जहां पे वो जंप करा सकता है। थर्ड पीरियड्स के मेंबर में अगर आप जाके देखेंगे तो वहां पे हाइड्रोजन एफिशिएंटली ये काम नहीं कर सकता। तो आप सिंपल सी लैंग्वेज में ये बात याद रख लें कि एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही इलेक्ट्रॉन्स को जंप करवा के इस तरह से 5 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है।
क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहां पे, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ 50 ml H2O2 whose strength is 10V। अगर कोई न्यूमेरिकल पूछा गया इस पर्टिकुलर चैप्टर में हाइड्रोजन के अंदर, तो इसके अलावा कोई और न्यूमेरिकल हो नहीं सकता, इसलिए इसके ऊपर पूरा फोकस करें आप। 10V का मतलब क्या है? 10V का मतलब है कि जो सैंपल आपको दिया गया है उसका 1 ml ऑफ गिवन सैंपल गिव्स 10 ml ऑक्सीजन अपॉन डिकम्पोजिशन। आप H2O2 को डिकम्पोज करेंगे तो उस सैंपल का सिर्फ 1 ml आपको 10 ml ऑक्सीजन देगा। देखें, H2O2 डिसोसिएट हो रहा है गर्म किए जाने पे वाटर प्लस ऑक्सीजन में, ये उसका सिंपल सा रिएक्शन है। 68 ग्राम H2O2 22.4 लीटर या 2240 मिलीलीटर ऑक्सीजन देता है एसटीपी पे। आपका सैंपल था 50 ml, उस 50 ml में कितना H2O2 होगा वो आपको पता करना है, बस ये सिंपल सा काम है। 1 ml सैंपल ने 10 ml ऑक्सीजन दिया, आपको पता है 22400 ml ऑक्सीजन अगर निकले तो उसके लिए 68 ग्राम H2O2 रेस्पॉन्सिबल है। तो 10 ml ऑक्सीजन क्योंकि सैंपल ने दिया है, कितने सैंपल ने? 1 ml ने, तो 10 ml सैंपल क्योंकि ऑक्सीजन ने दिया है तो उसके लिए H2O2 कितना रेस्पॉन्सिबल होगा वो ये अमाउंट है। इसको मैं 68/2240 ग्राम लिख देता हूं। ये H2O2 10 ml ऑक्सीजन के लिए है, ये H2O2 1 ml सैंपल में है। मतलब 1 ml सैंपल इतना H2O2 पोजेस करता है। आपको 50 ml दिया गया है, तो 50 ml सैंपल कितना H2O2 पोजेस कर रहा होगा? 68 इंटू 50/2240 ग्राम। ये वो अमाउंट है H2O2 की जो आपके सैंपल में प्रोवाइडेड है। ये आपके पास मास ऑफ H2O2 है जो इस 50 ml H2O2 में प्रोवाइडेड है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमें स्ट्रेंथ निकालना है। स्ट्रेंथ के लिए याद रखें, हमेशा 1 लीटर सैंपल में जो H2O2 होता है वो उसकी स्ट्रेंथ होती है। 1 लीटर सैंपल में H2O2, ये 50 ml में H2O2 निकाला है आपने, तो 50 ml में H2O2 पता है या 1 ml में आपको H2O2 पता है, 1000 ml में निकाल लीजिए सीधा सा। 1 ml में H2O2 आपको पता था 68/22400 है, 2240, तो 1 लीटर यानी कि 1000 मिलीलीटर में ये कितना होगा? तो 68/2240 इंटू 1000, ये आपके पास ग्राम पर लीटर में स्ट्रेंथ होगी। इस पर्टिकुलर H2O2 की स्ट्रेंथ आ गई है। ये सैंपल के अंदर H2O2 का मास, ये स्ट्रेंथ, और अब आखिरी पॉइंट दे रहा हूं नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट वो स्ट्रेंथ होता है, यानी कि स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, वो आपके पास नॉर्मेलिटी होगी। तो इस स्ट्रेंथ को
17 से डिवाइड कर दें, जो कि H2O2 का इक्विवेलेंट वेट है, तो वो हमारे पास नॉर्मेलिटी ऑफ द सैंपल रहेगा। एक और क्वेश्चन यहां पे मैं ट्राई करूंगा अभी, थ्योरेटिकल सा पूछा हुआ है वो। तो पहले मैं एक बार स्टेटमेंट यहां लिख देता हूं उसकी, उसके बाद हम उसके डिस्कशन को प्रोसीड करेंगे। CaH2 है, कैल्शियम हाइड्राइड, बेरियम हाइड्राइड एंड टाइटेनियम हाइड्राइड। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ये आपको अरेंज करना है। LiH है, NaH है, CSH है। आयनिक कैरेक्टर में आपको अरेंज करना है। HH है, BD है, FF है। बॉन्ड एनर्जी की सीक्वेंस देनी है। NaH है, MgH2 है एंड वाटर है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, इस पॉइंट पे आपको इसके बारे में बताना है। मैं कुछ एक क्वेश्चन और सर्च कर लेता हूँ। अमोनिया है, वाटर है, HF है। बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे आपको इसे अरेंज करना है। एक क्वेश्चन और लिख लेता हूं साथ में। सेलाइन हाइड्राइड्स reacts violently with water, CO2 as fire extinguisher। क्या हम इसको यूज कर सकते हैं? वन बाय वन स्टार्ट करते हैं इन सभी के ऊपर काम करना। सेलाइन हाइड्राइड्स वायलेंटली रिएक्ट करता है वाटर के साथ। ये सेलाइन हाइड्राइड क्या है? सोडियम के हाइड्राइड को बोला गया सेलाइन हाइड्राइड। कॉमन नेम है इसका ये, तो इसलिए याद रखिएगा। वाटर के साथ ये वायलेंटली कैसे रिएक्शन करता है, सी हियर वेरी केयरफुली। H नेगेटिव इस H प्लस पे अटैक कर लेता है, वाटर के H प्लस पे, और वाटर के H प्लस पे अटैक करके H2S बना लेगा, NaOH बना लेगा, और बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और इस H2 को बर्न करना शुरू कर देगी वो, और जो हाइड्रोजन का यहाँ रिलीज हो रहा है इस इतनी हॉट एटमॉस्फेयर में, वही इसे वेलेंट बनाता है। अब क्या होना है इसके बाद? CO2 डाल के हमें इस वॉयलेंस को, इस आग को जो यहाँ लगी हुई है, उसे बुझाना चाह रहे हैं, बट काम नहीं आएगा, क्योंकि जो NaH हाइड्राइड है वो एक्चुअली CO2 के साथ रिएक्शन कर जाता है, और CO2 के साथ रिएक्शन करके कुछ साल्ट्स फॉर्म करेगा वो, जिसकी वजह से जो सेलाइन हाइड्राइड की एक्सप्लोशंस हैं वो रुक नहीं पाएंगी। फाइनली आपको सैंड डालना होगा। CO2 एज फायर एक्सटिंग्विशर बिल्कुल भी यूज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नीचे से ही शुरू हो जाते हैं रिवर्स डायरेक्शन में। बॉइलिंग पॉइंट का अरेंजमेंट करना है इन तीन हाइड्राइड्स का, अमोनिया, वाटर और HF। तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो पहले तो ये पूछा गया, दो क्वेश्चंस है रादर, मैं एक में ही दोनों समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, और फिर कन्वर्सली क्वेश्चन बनता है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो हम ज्यादातर समझते हैं कि जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे तो उसी का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मतलब जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा वहीं पे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बट एक बार आप नजर डालें, देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या थी, ये HF है और ये HF है, इस F पे नेगेटिव है, इस H पे पॉजिटिव है, इसके बीच का अट्रैक्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड।
वाटर का केस देख लें, HOH, ये फिर आपका HOH, तो इस H पे पॉजिटिव है, इस O पे नेगेटिव है, इसके बीच का अट्रैक्शन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। या आप अमोनिया को देख लें, ये NH3 और ये NH3, इन दोनों के बीच का बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड। और डेफिनेटली फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से FON में, इसके ऊपर नेगेटिव का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड अल्टीमेटली बहुत ज्यादा होगा, तो इसके बीच के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा होंगे। पॉजिटिव जितना ज्यादा, नेगेटिव जितना ज्यादा, उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सेम यहाँ पे देखें, इस H पे पॉजिटिव है, इस O पे नेगेटिव है, जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा डेफिनेटली, अब इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो सकता क्योंकि O कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जितना नेगेटिव F ने अपने ऊपर लिया हुआ है उतना नेगेटिव O अपने ऊपर नहीं लिया हुआ होगा, जितना इसके ऊपर पॉजिटिव आया हुआ है उतना इसके ऊपर पॉजिटिव नहीं आ सकता, रिजल्टिंग इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ वीक होगी, और इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ तो और भी वीक होगी। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग किसमें हुआ, HF के अंदर, और सबसे वीक किसमें हुआ, अमोनिया के अंदर। अब आती है बॉइलिंग पॉइंट की बात, तो हमें लगता है कि जहां स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वहीं पे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट अपीयर होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो HF में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप बॉइलिंग पॉइंट जब देखेंगे तो वो वाटर में सबसे ज्यादा है, देन इट इज HF एंड देन इट इज NH3। अब ये क्यों, जबकि बॉन्ड HF का स्ट्रॉन्ग है, फिर वाटर क्यों विनर है, वो क्यों सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट पोजेस कर रहा है? तो सिंपल सी बात आप ध्यान रखें कि वाटर का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ के आए हैं पीछे, उसमें हमने पढ़ा कि वाटर जो है वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा बनाता है। ऑक्सीजन यहां से दो वाटर से लिंक हो जाता था, H फर्दर आगे लिंक रहता था। HF के अंदर जो नंबर ऑफ साइट्स फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं वो लेसर हैं, जबकि वाटर के अंदर नंबर ऑफ साइट्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स की ग्रेटर है। तो जब वाटर को हाइड्रोजन बॉन्डिंग करनी होती है तो वो ज्यादा पॉइंट्स से, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, रिजल्टिंग बॉन्ड थोड़ा वीक होते हुए भी अल्टीमेटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका स्ट्रॉन्ग बन जाता है, बिकॉज नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा हैं, जिसकी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपको वाटर का एक्सेप्शनली हाई नजर आएगा, ना कि HF का। नेक्स्ट पॉइंट देखें, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हमसे पूछी है NaH, MgH2 और वाटर में। हाइड्राइड्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट वो अच्छा एक्ट करता है जो H नेगेटिव को आसानी से रिलीज कर पाए। तो वाटर तो H को छोड़ सकता है, H नेगेटिव तो रादर उसके अंदर होता ही नहीं है, तो वो तो H एटम को छोड़ेगा, वहां पे H नेगेटिव को नहीं छोड़ेगा, तो वो तो बहुत ही कम रिड्यूसिंग एजेंट होगा। वैसे भी और H के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है, आसानी से नहीं टूट पाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ये दो उससे ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। अब इनमें से कौन H को जल्दी छोड़ सकता है? यू सी हेयर, ये Na+ है जो इस H नेगेटिव को अपनी तरफ खींच रहा है, ये Mg2+ है जो H नेगेटिव को अपनी तरफ खींच रहा है। तो यहाँ पे डाई पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इस H नेगेटिव को अट्रैक्ट करने की फिनोमेना टेंडेंसी ज्यादा होगी, जबकि Na+ का इतना पावरफुल अट्रैक्शन नहीं होगा H नेगेटिव के ऊपर कंपैरेटिवली, रिजल्टिंग ये H नेगेटिव ज्यादा आसानी से अटैक कर पाएगा एज कंपेयर टू दिस H नेगेटिव। मतलब NaH की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा होंगी, देन इट विल बी MgH2 एंड द लास्ट इट विल बी वाटर। नेक्स्ट पे आएंगे, हमसे पूछा है बॉन्ड एनर्जी का सीक्वेंस। हालांकि रट्टा मारने वाली बात है काफी हद तक, तो हम बहुत अच्छे से इसका जवाब नहीं दे सकते, बट फिर भी मैं कुछ कंसेप्ट अप्लाई करके इस पॉइंट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये फ्लोरीन है जहां पे लोन पेयर्स प्रेजेंट है, दोनों फ्लोरीन्स पे, और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों एक दूसरे को रिपेल करके बॉन्ड को काफी वीक बना देता है। जबकि हाइड्रोजन के केस में आप देखें तो वहां पे किसी तरह का कोई लोन पेयर नहीं है। ये लोन पेयर का जो डिस्टरबेंस है वो फर्स्ट और सेकंड पेयर के मेंबर्स पे ही, तो फर्स्ट में तो एक हाइड्रोजन आता है उस पे लोन पेयर हो नहीं सकता, तो सेकंड पेयर के मेंबर्स जहां पे भी हमें दिखते हैं, लाइक ऑक्सीजन में आप देखें, NN में आप देखें, वहां पे लोन पेयर्स की प्रेजेंस बॉन्ड को वीक बनाने का काम करती है। तो फ्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी डेफिनेटली सबसे कम होगा, सबसे कम होगा। उसके बाद H2 और D2 दोनों आइसोटॉप्स ही हैं, जस्ट D के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हैं एज कंपेयर टू H। कोई ज्यादा सुटेबल कन्वीनियंट रीजन हमें नहीं दिया जाता, प्रैक्टिकल वे है, बट बोलते हैं कि साइज थोड़ा हैवी होने की वजह से, फोर्स सरफेस लार्ज होने की वजह से दो Ds के बीच का
और लार्ज फोर्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है। दूसरे नंबर पे H2 आता है, तीसरे पे D2। हालांकि जो लॉजिक दिए जाते हैं वो ज्यादा जस्टिफिकेबल नहीं लगते हमें, बट फिर भी अब क्योंकि क्वेश्चन का पॉइंट है, पार्ट है, तो थोड़ा बहुत हमें क्रैम करना पड़ेगा यहाँ कि HH बॉन्ड वीक है एज कंपेयर टू DD बॉन्ड। आयनिक कैरेक्टर किसका सबसे ज्यादा है? ग्रुप 1 के ये आपको मेंबर दिखाए गए हैं, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड और सीजियम हाइड्राइड। सभी में इन्होंने इलेक्ट्रॉन छोड़ा है और इसने लिया है। जो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आसानी से छोड़ सकता है वही आयनिक बॉन्ड ज्यादा अच्छे से बना सकता है, उसी कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। डेफिनेटली सीजियम हाइड्राइड मोस्ट आयनिक होगा और लिथियम हाइड्राइड लीस्ट आयनिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस मींस कौन इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा आसानी से कंडक्ट कर सकता है? तो आप इसको देखेंगे जब, तो ये तो बहुत ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर शो नहीं करता है। कैल्शियम हाइड्राइड सबसे ज्यादा मेटेलिक शो करता है, ये सेकंड रैंक पे आएगा और ये थर्ड रैंक पे रहेगा। जो टाइटेनियम है आपका वो सबसे लास्ट में हाइड्राइड बनेगा। आई थिंक मुझे इसको एक बार चेक करना चाहिए, कुछ गलत लग रहा है इसमें। ये टाइटेनियम है, मैं गलत समझ गया, वो दूसरे एग्जांपल का सिंबल समझ गया टेल्यूरियम का। टाइटेनियम मेटेलिक है। सी अगेन दोबारा से सुने आप इस बात को, टाइटेनियम जो है वो मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है, मेटल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और इसके हाइड्राइड ज्यादातर टाइम तो नॉन स्टोइकियोमेट्री की रहते हैं, और मेटल बहुत अच्छी कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो उनके हाइड्राइड्स डेफिनेटली फ्लो इलेक्ट्रॉन उनका फ्री रहेगा। सी है, ये आपके पास टाइटेनियम है, वो स्टार्टिंग पे टेल्यूरियम दिमाग में आ गया तो इस वजह से थोड़ा सा रिवर्ट ऑप्शन बोल गया मैं। ये टाइटेनियम का मेटल है, ये इस तरह से मेटेलिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कहीं कहीं बीच में हाइड्राइड्स ट्रैप्ड रहते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स के पास, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, बहुत ही बढ़िया से फ्लो करेंगे, बहुत अच्छा कंडक्टर रहेगा ये TiH2। इन दो में देखेंगे तो आपको आयनिक कैरेक्टर देखना होगा, जिसका आयनिक कैरेक्टर बेटर है वही बेटर कंडक्टेंस शो कर पाएगा। तो कैल्शियम हाइड्राइड का आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, वही वजह इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी ईज के साथ है, जबकि बेरिलियम हाइड्राइड काफी हद तक कोवेलेंट हाइड्राइड रहता है, तो कोवेलेंट हाइड्राइड इतने अच्छे से कंडक्शन शो नहीं करते हैं। रिजल्टिंग आपका ये नंबर 1 पे आएगा, ये लास्ट में आएगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के बेस पे। और इस तरह के ही कुछ और क्वेश्चंस भी आपको दिखेंगे, बट मुझे लगता है आप पढ़िए इसको, अच्छे से समझने की कोशिश करें, और जो नहीं पता चल पा रहा हो उसके बारे में, कुछ भी ना पता चले, वो आप मुझसे पूछ लीजिए इंडिविजुअली। अदरवाइज इस तरह के क्वेश्चंस पे आप जरूर काम करें। कुछ डाउट है तो आप बताएं मुझे, अदरवाइज वी विल फिनिश दिस टॉपिक। एंड एक क्वेश्चन जो मैंने पहले भी बोला था आपको, रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, उसके ऊपर बहुत अच्छे से काम करें, वहां से आपके पास पक्का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर्स और इससे रिलेटेड कुछ बातें। सो बताएं अगर कोई डाउट लग रहा है तो आपको किसी तरह का। ठीक है, तो क्लोज करते हैं, फिर आप तैयारी करें इसकी।